नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से आपकी सेवा में एक बार पुनः उपस्थित हूँ। विगत अंकों की तरह इस अंक में भी मैं बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम यथा संशोधित के कतिपय प्रावधानों की चर्चा करूँगा। अब तक मैं आपसे बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 1 से लेकर धारा 34 तक की परिचर्चा कर चुका हूँ। अब मैं धारा 35 की चर्चा से शुरुआत करता हूँ। धारा 35 का संबंध निबंधक द्वारा सहकारी सोसाइटियों की जांच से है। धारा 35 की उपधारा 1 में वर्णित है कि स्वेच्छा से तथा संभारता के अनुरोध पर अथवा प्रबंध समिति के अधिसंख्यक सदस्यों अथवा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 के अनुरोध पर किसी पंजीकृत सोसाइटी की संरचना, कामकाज एवं वित्तीय स्थिति के बारे में निबंधक जांच कर सकेगा अथवा अपने लिखित आदेश से इतदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जांच करने को निर्देशित कर सकेगा। मतलब कि निबंधक स्वप्रेरणा से संभारता के अनुरोध पर अथवा पंदकाणी सदस्यों के बहुमत के अनुरोध पर अथवा कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 के अनुरोध पर किसी सहकारी सोसाइटी के कामकाज, उसके बाद उसकी संरचना और उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा या अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को जांच हेतु, प्राधिकारी और व्यक्ति को जांच हेतु प्राधिकृत कर सकेगा। अब धारा 35 उपधारा 2 पर मैं आता हूँ। इसमें कहा गया है कि उपधारा 1 के अधीन निबंधक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सोसाइटी के किसी अधिकारी से सोसाइटी के मुख्यालय के स्थान पर वैसे समय में वैसी बातों पर विचारार्थ सामान्य बैठक बुलाने की अपेक्षा कर सकेगा जैसा वह निर्देश करेगा। निबंधक, इसमें स्पष्ट है कि निबंधक स्वयं या निबंधक द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी व्यक्ति है वो सोसाइटी के जो किसी अधिकारी से यह उसको निर्देश दे सकेगा कि वह जो एजेंडा तय करे और जो सोसाइटी का मुख्यालय है उसमें निर्धारित समय पर विचारार्थ सामान्य निकाय की बैठक बुलाए। अब मैं धारा 35 की उपधारा 2 के क के बाद ख पर आता हूँ। यदि सोसाइटी का अधिकारी वैसी बैठक बुलाने से इनकार करे अथवा चूक जाए अथवा यदि वैसी संयोजित बैठक में कोरम न हो तो सोसाइटी की सामान्य बैठक बुलाने के लिए सूचना की अवधि को विहित करने वाले किसी नियम अथवा विधि के होते हुए भी सदस्यों को स्वयं सूचना देकर ऐसी बैठक उस रीति से बुला सकेगा जो वह उचित समझेगा। जाहिर है कि यदि सोसाइटी किसी अधिकारी ने को उसने निर्देश दिया, निबंधक ने या उसके प्राधिकृत प्राधिकारी ने, और बैठक नहीं बुलाया गया, बैठक में चूक हुई या बैठक कोरम के अभाव में नहीं हुआ, तो पुनः फिर अधिकार है कि स्वयं वह बैठक बुला सकेगा जैसा वो उस रीति से बुला सकेगा जैसा वो उचित समझेगा। फिर आगे इसी में कहा गया है, उपधारा 1 के अधीन निबंधक अथवा उसका प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संयोजित उस बैठक को सोसाइटी की विधियों के अधीन संयोजित समान बैठक की सभी शक्तियाँ होंगी। मैंने समान बैठक की बोलचाल की भाषा में वार्षिक आम सभा की जो शक्तियाँ हैं वो निबंधक या उसके प्राधिकारी द्वारा बुलाई गई बैठक को भी होगी। अब धारा 35 की उपधारा 3 पर मैं आता हूँ। इसमें कहा गया है कि जब इस धारा के अधीन जांच होगी तो निबंधक उस सोसाइटी को वित्तदायी बैंक को यदि हो जिससे सोसाइटी संबंध होगी तथा उन व्यक्तियों को अथवा प्राधिकार को यदि हो जिसके अनुरोध पर जांच की गई है जांच के परिणामों को सूचित करेगा। इस धारा का अभिप्राय है कि जांच के जो परिणाम होंगे निबंधक उसकी सूचना सोसाइटी को देगा जिस सोसाइटी की जांच हो रही है। यदि कोई उसका फिनांसिंग बैंक हो, सपोज कीजिए कि किसी पैक्स की जांच हो तो उसका फिनांसिंग बैंक डीसीसी भी है तो उसको भी देगा, और उन व्यक्तियों को भी देगा जिनके अनुरोध पर यह जांच कराई जाई है, जैसे सोसाइटी के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं अथवा सोसाइटी के जो सामान्य सदस्य हैं अथवा समाहर्ता हों तो उनको भी यह रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। अब धारा 36 की मैं बात करता हूँ। धारा 36 पंजियों के निरीक्षण की चर्चा करता है। निबंधक द्वारा पंजियों के सहकारी सोसाइटी की पंजियों के निरीक्षण की चर्चा करता है। धारा 34 में हम लोगों ने देखा था कि निबंधक को सहकारी सोसाइटी के पंजियों के निरीक्षण कराने का अधिकार प्राप्त है।
धारा 36 में उसको थोड़ा सा एलोबरेट किया गया है। धारा 36 की धारा 1 कहता है कि पंजीकृत सोसाइटी के क्रेडिटर्स के आवेदन पर निबंधक स्वयं अथवा लिखित आदेश से यथार्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को निर्देश देकर सोसाइटी की पंजियों का निरीक्षण कर सकेगा। यदि पंजीकृत सोसाइटी के क्रेडिटर्स ने कोई आवेदन दिया है तो उसके आवेदन पर निबंधक स्वयं अथवा अपने किसी प्राधिकृत व्यक्ति को लिखित आदेश देकर उन सोसाइटी के पंजियों का निरीक्षण करने के लिए वह निर्देशित कर सकता है, आदेश दे सकता है। अब धारा 36 की उपधारा 1 है। अब धारा 36 की उपधारा 2 में कहा गया है कि उपधारा के अधीन तब तक कोई निरीक्षण नहीं होगा अथवा निरीक्षणार्थ निर्देश नहीं दिया जाएगा जब तक आवेदक, मतलब निरीक्षण सीधे आवेदन देने से नहीं हो जाएगा। इसके लिए 2 कंडीशन लगाए हैं और इस कंडीशन की चर्चा 36 की उपधारा 2 के क और ख में की गई है। तो धारा 36 की उपधारा 2 के क में कहा गया है कि निबंधक को संतुष्ट न कर दे कि ऋण की राशि बाकी है और उसने उस बकाया राशि की मांग की है सहकारी समिति से और सहकारी समिति ने समुचित समय पर उसकी अदायगी नहीं की है। मतलब जो क्रेडिटर्स ने जांच के लिए आवेदन दिया है उसको निबंधक को संतुष्ट करना होगा कि उसने बकाया राशि की अदायगी हेतु सहकारी सोसाइटी से अनुरोध किया है और समुचित समय देने के बावजूद भी सहकारी सोसाइटी ने उसके ऋण की अदायगी नहीं की है। अब ख है 36 के उपधारा 2 का ख है, प्रस्तावित व्यय पर जो निरीक्षण पर जो व्यय होगा उसमें व्यय पर की जो राशि खर्च होगी उस व्यय के प्रतिपूर्ति के रूप में उतनी राशि निबंधक के पास जमा न करे निबंधक जितनी अध्यापक्षा मैंने उम्मीद करे। कहने का मतलब कि पहला कंडीशन तो यह है कि पहले उसको निबंधक को संतुष्ट करना होगा कि हाँ उसने जो राशि बकाया है उसने समिति से मांग किया, समिति ने समुचित समय पर भुगतान नहीं किया। और दूसरा होगा कि जो निरीक्षण पर जो खर्च होगा वह राशि जो निबंधक निर्धारित करता है उसको भी उसको जमा करना होगा, तभी निबंधक धारा 36 के अंदर सहकारी सोसाइटी के पंजियों के निरीक्षण का आदेश दे सकेगा। मैं 36 की उपधारा 3 पर आता हूँ। धारा 36 की उपधारा 3 में कहा गया है कि जब उपधारा 1 के अधीन निश्चयन के पश्चात निबंधक सोसाइटी के लेनदार को तथा उस किसी वित्तीय बैंक को जिससे सोसाइटी को से संबंधन प्राप्त है उस निरीक्षण का परिणाम संसूचित कर देगा। निरीक्षण का जो परिणाम होगा, जो प्रतिवेदन आएगा, वह निबंधक का कर्तव्य है कि वह क्रेडिटर्स को, जो लेनदार हैं उनको, और जो एफिलिएटेड फाइनेंसिंग सोसाइटी है जैसे यदि पैक्स के मामले में डीसीसीबी को, तो डीसीसी को भी वो परिणाम से सूचित करेगा। अब मैं धारा 37 पर आता हूँ जो वित्तीय बैंक द्वारा बहियों का निरीक्षण की बात करता है। तो धारा 34 में निबंधक द्वारा निरीक्षण की बात है, फिर धारा 36 में निबंधक द्वारा पंजियों का निरीक्षण की बात है और धारा 37 में वित्तीय बैंक द्वारा सहकारी सोसाइटी के बहियों के निरीक्षण की चर्चा है। तो धारा 37 की उपधारा 1 में कहा गया है कि वित्तदाता बैंक किसी पंजीकृत सोसाइटी की जो उससे संबद्धता प्राप्त है बहियों का निरीक्षण करवा सकेगा तथा उस सोसाइटी को अपेक्षित जानकारी विवरणियाँ देने का निर्देश दे सकेगा। जाहिर है कि जो वित्तीय बैंक है वो पंजीकृत सोसाइटी जो ने उससे संबद्धता प्राप्त की है तो उसकी बहियों की निरीक्षण का आदेश वह दे सकता है। धारा 37 को धारा 2 पर हम आते हैं। यह कहता है कि सामान्य अथवा विशेष आदेश से निबंधक द्वारा अनुमोदित वित्त पोषक बैंक का कोई अधिकारी अथवा उसका वेतनभोगी कर्मचारी वर्ग का कोई सदस्य उपधारा 1 के अधीन निरीक्षण कर सकेगा। निबंधक का सामान्य और विशेष आदेश हो तो वित्त पोषक बैंक, सपोज किए कि यदि एससीबी है, डीसीसीबी का वित्त पोषक बैंक, तो वित्त पोषक एससीबी का कोई अधिकारी अथवा उसका वेतनभोगी कर्मचारी का कोई सदस्य डीसीसीबी के अभियोगों का निरीक्षण कर सकेगा निबंधक यदि आदेश दे तो। अब मैं धारा 37 की उपधारा 3 पर आता हूँ। वित्तपोषण बैंक उस निरीक्षण का परिणाम निबंधक को सूचित करेगा। अब वित्तपोषक बैंक की जिम्मेवारी है कि जो उस निरीक्षण का क्या परिणाम हुआ उसकी सूचना निबंधक को दो। अब मैं धारा 38 पर आता हूँ। यह एक महत्वपूर्ण धारा है जो लेखों को मंगाने तथा सम्मन जारी करने की शक्ति का उल्लेख करता है। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारे सभी क्रियाकलापों में जो निबंधक का आदेश हो, निरीक्षण का हो, जांच का हो, बहियों के निरीक्षण की शक्ति हो या वित्तीय बैंक से संबंधित निरीक्षण करने की शक्ति हो या अन्य कामों में भी यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। धारा 38 लेखकों
लेखों को मंगाने तथा सम्मन जारी करने की शक्ति का उल्लेख करता है। धारा 38 के क में कहा गया है कि निबंधक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को हर समुचित समय पर सोसाइटी की अथवा उसकी अभिरक्षा में रहने वाले बहियों, लेखों, प्रतिभूतियों, नगद या अन्य संपत्तियों तक निर्बाध पहुंच रहेगी एवं वह उन बहियों, लेखाओं, प्रतिभूतियों, नगद या अन्य संपत्तियों को अधिकार में रखने वाले अथवा उसके लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति को उन्हें सोसाइटी के कार्यालय में अथवा उसके किसी शाखा में अथवा वित्तदायी बैंक की स्थिति को छोड़कर उसके मुख्यालय के किसी स्थान पर प्रस्तुत करने के लिए सम्मन कर सकेगा। बहुत इम्पोर्टेंट यह प्रावधान है कि निबंधक का उसका अथवा उसका प्राधिकृत प्राधिकारी हो, उसको यह अधिकार है सोसाइटी को सम्मन कर देगा किसी भी मुख्यालय में या किसी स्थान पर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अन्य अभिलेखों को कि उसके सामने उपस्थापित करे। यह सारा है इसका 38 क का। अब 38 ख की ओर आते हैं। 38 ख में यह कहा गया है कि निबंधक अथवा कोई प्राधिकृत व्यक्ति किसी व्यक्ति को जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि उसे सोसाइटी की बातों की जानकारी है, सोसाइटी के कार्यालय में अथवा उसकी किसी शाखा अथवा वित्त पोषक बैंक की स्थिति को छोड़कर मुख्यालय के किसी स्थान पर अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए सम्मन कर सकेगा एवं उस व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा कर सकेगा, ओथ कर लेकर एग्जामिन करने का अधिकार है। 38 क में तो कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल कराएगा और 38 ख में यह कहा गया है कि यदि कोई सोसाइटी का ऐसा आदमी हो जिसके बारे में निबंधक को लगे कि उसका या उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी को लगे कि वह सोसाइटी के बारे में जानकारी रखता है तो उसको वह उपस्थित होने के लिए सम्मन कर सकता है और ओथ पर उसका एग्जामिनेशन कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक ग भी है। ग में भी मोटा मोटी जो चर्चा किया गया है उसकी थोड़ा सा मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ। यदि निबंधक या किसी प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी आशंका हो कि सोसाइटी को अथवा उसकी अभिरक्षा में रहने वाले बहियों, लेखाओं, लेखों, प्रतिभूतियों, नगद तथा अन्य संपत्तियों में से किसी के संबंध में धोखाधड़ी, नुकसान या विकृति की जा सकती है तो वह दो व्यक्तियों की उपस्थिति में उपयुक्त सोसाइटी सामग्रियों को जब्त कर सकेगा और जब्त करने वाला अधिकारी उसके लिए समुचित रसीद देगा और यदि वह अधिकारी निबंधक के अलावा कोई अन्य हो तो वह तुरंत उस जब्ती की प्रतिवेदन अपने व्यवहित वरीय अधिकारी तथा निबंधक के पास भेजेगा। 38 ग भी देखने की चीज़ है। तो 38 का जो धारा है उसको हमको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, लेकिन इसमें एक तंतुक भी है। परंतु इस कंडिका के अधीन शक्ति का प्रयोग केवल नियमावली द्वारा इसके लिए प्राधिकृत व्यक्ति होंगे। जो 38 के क, ख और ग की मैंने आपसे चर्चा की, उस शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? जैसे क में है कि निबंधक अथवा उसका प्राधिकृत व्यक्ति, डॉक्यूमेंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, सभी अभिलेख है, उसको सम्मन करने की शक्ति है क में। ख में है कि किसी व्यक्ति को सोसाइटी का है उसको सम्मन करके उपस्थित करेगा, उस पर एग्जामिन करेगा। और तीसरा कहता है कि किसी अभिलेख को वो जब्त कर सकता है, निबंधक का उसका प्राधिकृत व्यक्ति, और जब्ती की रसीद देगा। लेकिन उसमें परंतु यह लगा दिया गया है कि जो प्राधिकृत व्यक्ति है नियमावली द्वारा वही वह इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम नियमावली पढ़ाएंगे तो मुझे जहाँ तक याद है कि बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली के नियम 74 में प्राधिकृत व्यक्तियों की चर्चा है। इसमें सभी विभागीय अधिकारों की चर्चा की गई है, CO से लेके एडिशनल स्टार तक, ऑडिट से लेके DO तक, फिर DCO, AR, जॉइंट स्टार, सभी की को प्राधिकृत किया गया है। एक इसमें धारा 38 के तहत लेखों को मंगाने हेतु सम्मन जारी करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। धारा 74 में इसका उल्लेख है, जिस पर हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। अब मैं एक और प्रावधान हूँ उसकी चर्चा कर देता हूँ। यह प्रावधान 39 है। यह कहता है जांच तथा निरीक्षण का व्यय। अब यह धारा कहता है कि जब धारा 35 के अधीन जांच किया जाए अथवा धारा 36 के अधीन निरीक्षण किया जाए तो निबंधक पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद तथा कारणों को अभिलिखित करने के बाद ऐसी जांच अथवा निरीक्षण का व्यय अथवा व्यय का वह अंश जो वह उचित समझे, जांच अथवा निरीक्षण की मांग करने वाले लेनदार अथवा सोसाइटी एवं सदस्यगण
एवं सोसाइटी के अधिकारियों अथवा पूर्ववर्ती अधिकारियों के बीच विभक्त कर सकेगा। यह मुख्यतः है कि जांच तथा निरीक्षण का व्यय है जिस पर निबंधक को अधिकार है इसको तय करने का या विभक्त करने का। हालांकि इसका एप्लीकेशन बहुत कम होता है, लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि धारा जो 38 है उसको हमको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इसी का प्रयोग हम हमेशा करते हैं, हमको करना चाहिए, क्योंकि हमको बार बार हमारी उसकी ज़रूरत पड़ती है फील्ड में। और मैंने इसको कहा कि धारा 38 का प्रयोग करने की शक्तियाँ जो नियमावली है उसके नियम 74 में दिया गया है संबंधित अधिकारियों की, उसकी चर्चा मैं करूँगा, तो आगे करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।